हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरूट क्लासेस। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, तो उसमें हमने बर्डिंग कर ली थी, हमने बाइनरी फिजन कर लिया था, हमने स्पोरुलेशन कर लिया था। अब इसमें स्पोरुलेशन एंड इंसेस्टेशन हमने कर लिया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम जू स्पोर्ट्स करेंगे। तो देखिए, जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्ट्स होंगे। एसेक्सुअल, दूसरा मोटाइल, चलने वाले। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? तो प्रेजेंट इन एल्गी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लेमाइडोमोना बताया था। क्लेमाइडोमोनास इस तरीके से जू स्पोर्स रिलीज होते हैं। ये क्लेमाइडोमोना है, इस तरीके से इससे जू स्पोर्स रिलीज होते हैं। तो ये कैसे होगा? ये होगा मोटाइल। अब दूसरा, अगर हम कोनिडिया की बात करते हैं, पहले आप इसमें भी समझिए कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं बहुत। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद अगर हम कोनिडिया की बात करते हैं, नेक्स्ट इज कोनिडिया। कोनिडिया मैंने आपको पेनिसिलियम में बताया था, यानी यहाँ आप क्या बोलेंगे? ये होते हैं कैसे? नॉन मोटाइल, यानी नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स ये होते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम बताया था फंगस का, पेनिसिलियम। ठीक है, तो पेनिसिलियम से ये हो गए कोनिडिया, ये इन्हें कहते हैं कोनिडिया, ये कोनिडिया। और ये कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे, ये चल नहीं सकते। तो यानी आप ये कह सकते हैं, ये एग्जाम्पल किसमें? एग्जाम्पल फंगस में भी क्या? या फंजाई में क्या? पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। तो पेनिसिलियम में ये प्रेजेंट होते हैं। और मैंने आपको ये चीज बताई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में सबसे पहले इसी से ही एंटीबायोटिक बनाई थी, यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी। इसी को वंडर ड्रग कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरियल स्ट्रेन को खत्म करने के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट फिर बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? बॉडी डिवाइड्स इनटू फ्रेगमेंट। जो बॉडी है डिवाइड्स इनटू फ्रेगमेंट, और ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। ये आप खुद लिख लीजिएगा। देखिए, स्पाइरोगायरा की बात करते हैं, इस तरीके से स्पाइरोगायरा है, ये उसकी बॉडी है, ये डिवाइड हुई इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। और ये हर एक फ्रेगमेंट जो है, इसने पूरा एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना दिया। ठीक है, वैसे ही इसने। तो फ्रेगमेंटेशन ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। फ्रेगमेंटेशन के बाद अगर रीजनरेशन की बात करते हैं, तो देखिए, फ्रेगमेंटेशन में तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ बॉडी डिवाइड हुई फ्रेगमेंट्स में, और वो हर एक फ्रेगमेंट एक कंप्लीट इंडिविजुअल को बना देगा। तो रीजनरेशन में क्या है? तो रीजनरेशन में भी हम यही कहते हैं कि कट पार्ट ऑफ द बॉडी से एक कंप्लीट बॉडी का बन जाना, या एक पार्ट अलग हो गया बॉडी से तो वहां पे दूसरा पार्ट आ जाना। तो इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बट क्या डिफरेंस है? देखिए, इट इज मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली अकर इन प्लांट्स। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मोस्टली अकर इन प्लांट्स, जरूरी नहीं है कि प्लांट में ही हो। तो एग्जाम्पल में प्लांट्स में एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्पाइरोगायरा, यानी स्पाइरोगायरा क्या है? एल्गी। स्पाइरोगायरा यानी एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो यानी इनमें ये ज्यादा पाई जाती है, और दोनों के दोनों क्या है? दोनों प्लांट हैं। अब रीजनरेशन की बात करते हैं, तो रीजनरेशन में भी हम क्या कह रहे हैं? रीजनरेशन किस किस में होता है? इन लिजर्ड की जो कट टेल होती है और दोबारा आ जाती है, वो हो गया। हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं मोस्टली, नॉट ऑलवेज अकर इन एनिमल्स। ठीक है, बट मोस्टली अकर इन एनिमल्स में ही ये ज्यादा होगा। अब इसमें टाइप्स की बात करते हैं अगर, तो देखिए, ये दो चीजें इसलिए बता रही हूँ, एनसीईआरटी नहीं बताती, बट क्योंकि नीट में यहां से क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए बता रही हूं। एक तो इसमें होता है रीजनरेशन, मतलब रीजनरेट करने के लिए रीजनरेशन हो रहा है। सेकंड, रिस्टोरेटिव
रिस्टोर करना है किसी चीज को, तो रिजनरेशन का होना। तो इनके बेसिस में दो टर्म्स यूज किए जाते हैं। द फर्स्ट इज मॉर्फाइलेक्सिस। मॉर्फाइलेक्सिस, तो मॉर्फाइलेक्सिस क्या चीज है, यहां क्या होता है, देखिए दो टर्म है, एक एपिमॉर्फोसिस वर्ड यूज किया जाता है, एक मॉर्फाइलेक्सिस। तो मॉर्फाइलेक्सिस में क्या होता है, रिजनरेशन होता है बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडी टिश्यूज। रिजनरेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडी टिश्यूज। तो देखिए इससे क्या समझे आप, बॉडी टिश्यूज यानी जो बॉडी के टिश्यूज थे उन्हीं से ही दोबारा से रीजनरेशन हो जाना या उनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। तो मॉर्फाइलेक्सिस तो ये है। सेकंड बात करते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है मॉर्फाइलेक्सिस और एपिमॉर्फोसिस से, बट एनसीईआरटी इसको नहीं बताती है। तो एपिमॉर्फोसिस की बात करते हैं। एपिमॉर्फोसिस इन्वॉल्व प्रोलिफरेशन ऑफ सेलुलर टिश्यूज या इन्वॉल्व सेलुलर प्रोलिफरेशन। सेलुलर प्रोलिफरेशन, और ऐसा करके सेलुलर प्रोलिफरेशन का मतलब समझ रहे हैं आप, कि सेल्स को प्रोलिफरेट करना, सेल्स को दोबारा से बनाना वहां पे। तो इसके वजह से ये क्या करेगा, रिपेयर मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। इसका ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक हो गया, अब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सारी चीजें लिखाऊंगी नहीं, कुछ चीजें बोल रही हूं। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है, किसी वेजिटेटिव पार्ट से नई चीज का फॉर्मेशन होना, ठीक है, यानी वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपगेशन होना इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यानी आप क्या कह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, ये कहा जाएगा। अब इसमें आता है वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स क्या होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स क्या है, यूनिट या स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी वो यूनिट या वो स्ट्रक्चर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराएगा उसको वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स कहेंगे। एग्जांपल में सिर्फ एक दो बता रही हूं आपको, ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया, बुलबिल्स हो गया, ट्यूबर्स, बल्ब्स, बुलबिल्स, और राइजोम्स हो गया, सकर्स हो गया, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, इसी के अंदर आ रहे हैं। मैं सारे दिखा रही हूं आपको। नेक्स्ट टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखिए दो टाइप का होता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो नेचर में खुद से हो रहा है, एंड द सेकंड इज आर्टिफिशियल जो हम करवा रहे हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, यानी पेड़ को हम उसके वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करवा रहे हैं, हम उसके सीड से ग्रो नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट कुछ भी हो सकता है, उसकी पत्ती हो सकती है, कलम आप बोलते हैं, स्टेम कलम बोल सकते हैं, रूट आप बोल सकते हैं, ये सारी चीजें। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कुछ चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय रूट्स, रूट्स के थ्रू। तो देखिए रूट्स के थ्रू जो बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आप सिर्फ ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास आपको समझाने के लिए, आप इन चीजों को ऐसे ही याद करेंगे। देखिए बाय रूट्स, रूट्स के थ्रू स्वीट पोटैटो में होता है, जबकि अगर मैं पोटैटो की बात करूं, नॉर्मल जो पोटैटो है, आलू जो है, उसमें ट्यूबर्स के थ्रू होता है। तो वो क्या है, सेकंड हो गया अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम से नंबर 1 ट्यूबर्स इन पोटैटो, पोटैटो में ट्यूबर्स, आंख जिसको आप कहते हैं, पोटैटो की आंख कहते हैं ना आप, वो। दूसरा राइजोम्स, तो राइजोम्स इन बनाना एंड जिंजर, बनाना एंड जिंजर, ठीक है। नेक्स्ट कोर्म सुना होगा आपने, कोलोकेशिया होता है अरबी, उसमें कोर्म के थ्रू होता है, बट पहले आप बल्ब से लिख लीजिए, बल्ब्स के थ्रू, बल्ब इन अनियन गार्लिक, ठीक है। तो वो जो नीचे होता है ना अनियन का या गार्लिक का, लहसुन का, वो क्या होता है, वो बल्ब होता है। तो ये क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है जिससे आप मॉडिफिकेशन या जिससे आप नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज कोर्म, CORM, कोर्म, कोर्म का हो गया इन कोलोकेशिया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट
इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टिफिशियल वाले का मैं अभी यहाँ पे बता देती हूँ। कटिंग, लेयरिंग, ड्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत चीजें हैं बट एनसीईआरटी इसको बताती ही नहीं है। मैंने आपको 4 चीजें बता दी हैं लेकिन एनसीईआरटी इसको बताती नहीं है। इसके अंदर भी फिर बहुत सब पार्ट्स होते हैं, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, हमने रूट्स के थ्रू कर लिया, हमने अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू कर लिया, अब हम क्रीपिंग स्टेम्स के थ्रू करेंगे। तो थर्ड, बाय क्रीपिंग स्टेम्स। क्रीपिंग स्टेम्स का मतलब हो गया रेंगने वाली स्टेम्स। तो इनसे अगर हम देखें तो आप रनर्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप रनर्स कहां, इन साइनोडोन, दूब घास होती है उसमें रनर्स। ठीक है, स्टोलन इन वेलिसिनेरिया, स्टोलन इन वेलिसिनेरिया। ठीक है, और आपने इसी में सुने होंगे सकर्स, सुना होगा आपने, किसमें, मिंट में सुना होगा आपने, वो होता है पुदीना, उसमें क्या होता है वो सकर्स टाइप के होते हैं। तो अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड वो क्या वो करते हैं, क्रीपिंग स्टेम्स होती हैं। तो उसी को आप उठा के देखेंगे ना तो स्टेम ही होती है, उन्हीं से जड़ वगैरह निकलने लगती है, वो काफी जगह में क्या होता है फैल जाता है। ठीक है, और इसी में एक और अगर हम बात करते हैं ऑफसेट इन वाटर हाइकेंथ। वाटर हाइकेंथ को हम दूसरा क्या कहते हैं, इकॉर्निया क्राइस्पस। ठीक है, और इसके वजह से क्या हुआ था, टेरर ऑफ बंगाल। मैं आपको सिर्फ कहानी बता रही हूं, आप खुद लिख लेंगे। ये मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड होती है। कैसी होती है, ऑफसेट कैसे होते हैं, देखिए ये इस तरीके से इसके टफ्स ऑफ रूट्स होती हैं, ये इस तरीके से, मतलब इसका ये, और इस तरीके से ये होते हैं ऑफसेट। ऐसे ही दूसरी पत्ती इस तरीके से होगी इसकी, ये ऑफसेट, ये होते हैं ऑफसेट। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां मैं कहानी आपको बता रही हूँ, आप खुद इसको कर लेंगे, खुद लिखेंगे। देखिए क्या हुआ था बंगाल में, आपको पता है वहां पॉन्ड ज्यादा होते हैं, फिश फार्मिंग की जाती है। वहां क्या किया था, वाटर हाइकेंथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था उसके लेक में। अब क्यों कराया गया था, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर होती हैं और इसके फूल भी बहुत सुंदर होते हैं। उस टाइम लोगों को ये पता नहीं था कि ये कितना खतरनाक है। उन्होंने फूल और पत्तियों के सुंदर होने की वजह से इसको अपने पॉन्ड में लगा दिया। अब ये बहुत ही ज्यादा इसने लार्ज वेजिटेटिवली प्रोपोगेट ये किया हुआ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसने शो किया। और एक टाइम ऐसा है कि इसने सारी पॉन्ड के ऊपर ये फैल गया और इसने ऑक्सीजन को अंदर जाना रोक दिया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ड्रेन आउट ऑल द ऑक्सीजन फ्रॉम दी जो पॉन्ड है उससे। और इसकी वजह से क्या हुआ, वहां की जो एक्वाटिक फिशेस या जो वो थी प्लांट स्पीसीज थी वो खत्म होनी शुरू हो गई। तो अब क्योंकि बंगाल का स्टेपल फूड क्या है, फिश एंड राइस, अब उनको फिश नहीं मिलेगी या फिश इस तरीके से मरेगी, उनको भी डर लगेगा ऐसे टाइप की फिश को खाने में। तो वहां पे क्या होता है, ये कहा जाता है कि मतलब अभी भी अगर उन लोगों के सामने वाटर हाइकेंथ का नाम ले लिया जाए तो उन लोगों के दिल में वो जो डर है वो डर दोबारा से पैदा हो जाता है। तो एक मतलब वैसे कहा गया है, इसमें याद रखिएगा इकॉर्निया क्राइस्पस है, आप लिखेंगे इकॉर्निया क्राइस्पस। ये मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड में आती है। वीड क्या हो गया, अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी मेन क्रॉप के साथ आते हैं और उसको खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया आपका किसमें, बाय क्रीपिंग स्टेम्स। अब इसके बाद अगर बात करते हैं लास्ट, ये थर्ड हो गया, फोर्थ भी मैं इसी में बता देती हूँ, बाय लीव्स। लीव्स के थ्रू, तो लीव्स के थ्रू किस किस में होता है, आप बहुत छोटे से पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। नेक्स्ट, यहां आप याद रखिएगा कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, नोड्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। नोड्स पता होगा आपको कि स्टेम ये होती है और इसमें ये नोड्स इस तरीके से नोड्स हैं यहाँ पे, जब मैक्सिमम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है और इनके बीच की जगह को, इस वाले पोर्शन को इंटरनोड कहा जाता है। तो जैसे आप हम ये कहते हैं बहुत सारी चीजों की सिर्फ नोड वाली जगह को लगा दो अगर, तो उससे दूसरा प्लांट जनरेट हो सकता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, डिविजन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, इस वजह से। ठीक है, एक हम एडवेंटिशियस बर्ड की बात करते हैं, तो जैसे ब्रायोफाइलम में होती है ना, ये इस तरीके से लीव्स होती है ब्रायोफाइलम में।
अब यहाँ ये जो नॉच होती है, ये लीफ नॉच होती है यहाँ, इस लीफ नॉच से क्या होता है, यही इस तरीके से जड़ सी बनने लगेगी और यही एक न्यू पत्ती जनरेट होने लगेगी। ठीक है, अगर आप इसको कट करके लगाते हैं, वैसे यहाँ भी होगा, जैसे आप अगर इनको कट कट करके लगाते हैं तो ये पत्ती ही क्या करेगी, कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको सिर्फ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कुछ एग्जांपल बता रही हूँ, है नहीं एनसीईआरटी में, बट क्योंकि नेचुरल पढ़ा है तो आर्टिफिशियल भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि नीट में तो क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम कटिंग की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कलम कट करके लगाना, कटिंग, लेयरिंग जो जैस्मिन में होती है, ये सिट्रस प्लांट्स में, ग्राफ्टिंग एंड द लास्ट इज माइक्रो प्रोपगेशन which is also known as clonal propagation। ठीक है, टिश्यू कल्चर which is also known as tissue culture and clonal propagation। तो देखिए, कटिंग की अगर बात करते हैं तो कटिंग कहाँ पे होगी या ये क्या करेगी, तो कटिंग में आप तीनों चीज कर सकते हैं। आप लीव्स की कटिंग करके लगा सकते हैं, जैसे अब यही हम बोल रहे हैं, तो लीव्स कट करके आपने लगा दी। आप स्टेम कट करके लगा सकते हैं, आप रूट कट करके लगा सकते हैं। कलम बोलते हैं जैसे हम, तो स्टेम को कट करके लगा दिया तो हम बोले कलम लगा दी। तो जैसे इसमें हम शुगर केन की बात कर रहे हैं, या उसमें आइज भी होती हैं, आइज जिन्हें कहा जाता है, तो उसको अगर लेयरिंग में बात करें तो लेयरिंग में तो अलग अलग टाइप की लेयरिंग होती है। देखिए, टाइप्स अलग अलग हैं, क्योंकि वैसे ये है नहीं आपके पास, मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, टाइप्स में मैं नहीं जाऊंगी फिर। तो देखिए, लेयरिंग में एयर लेयरिंग होती है विच इज नोन एज गोटी। ठीक है, गोटी उसको कहा जाता है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयरिंग्स होती हैं। तो लेयरिंग्स होती किसमें, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपको, जैस्मिन, ग्रेप्स, ऑरेंज, मतलब आप ये सोचिए लीची, मैंगो में भी कर सकते, नहीं मैंगो में नहीं। तो देखिए, इसमें मतलब आप ये कर सकते हैं कि ज्यादातर जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैस्मिन को छोड़ के जो सिट्रस फ्रूट्स टाइप के हैं थोड़े, उनमें क्या होता है, उनमें लेयरिंग होती है। ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो ग्राफ्टिंग में दो चीजें होती हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन लेते हैं हम इस तरीके से, और एक हम ये नीचे वाला पोर्शन लेते हैं जिसमें रूट होती है। तो जिसमें रूट होती है उसको तो स्टॉक कहा जाता है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको साइकॉन कहा जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के हम ये ले सकते हैं और इसको क्या करा सकते हैं, एक साथ ग्रो करा सकते हैं, ताकि हमको मिक्स्ड वेराइटी मिले, जो फ्लावर की है या फ्रूट की है वो मिक्स्ड वेराइटी हमको मिले। तो इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो रोज, एप्पल, पेयर, मैंगो सब आते हैं इसमें। रोज, एप्पल, पेयर, मैंगो, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। The last is micro propagation, which is also known as tissue culture, and it is the advanced form of, याद रखिएगा, advanced vegetative propagation ये है, advanced artificial vegetative propagation के अंदर ही आता है। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको माइक्रो प्रोपगेशन थोड़ा सा बता रही हूँ। मतलब ये सब हम कर रहे हैं, वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करवा रहे हैं, लेकिन हम खुद से करवा रहे हैं, प्लांट से, प्लांट में ये खुद नहीं हो रहा है। देखिए, माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या होता है, सबसे पहले ये हो गया मदर प्लांट। ठीक है, मदर प्लांट विच इज नोन एज इलाइट प्लांट। इस प्लांट से हमने क्या किया, हमने टिश्यूज लिए, कट कर दिए हमने टिश्यूज। इन टिश्यूज को हमने एक कल्चर में, अभी मैं आपको जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही बता पाऊंगी, कल्चर होता है यहाँ पे, जैसे अगार कल्चर या इस तरीके से साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का कल्चर होता है। तो यहाँ पे हमने इसको प्लांट कर दिया, तो यहाँ हम इनको क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज एक्सप्लांट। ये एक्सप्लांट हैं, यानी प्लांट का, इस प्लांट का एक्स मतलब इससे निकाला हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, ये एक्सप्लांट को हमने यहाँ कल्चर किया। देन उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैलस। ये इस तरीके से अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज बनेंगे, यानी कैलस की फॉर्मेशन होगी। फिर हम ट्रांसफर करते हैं इसको। ठीक है, आप ऐसे समझिए, ट्रांसफर करते हैं इसको, तो रूट और शूट इनिशिएटिंग मीडिया, तो पहले शूट जनरेट, मैं जल्दी जल्दी मैं ऐसे लिख रही हूँ, शूट जनरेट होती है, देन रूट जनरेट होती है। तो ये इसके पीछे भी एक रीजन है, रूट पहले जनरेट हो गई तो अब कैसे उसको सब कल्चर करा पाएंगे, सब कल्चर नहीं हो पाता, इस वजह से शूट को पहले डेवलप होना जरूरी है, और उसके बाद दोबारा से वो क्या होता है, एक इलाइट प्लांट ही बन जाता है। तो ये वाला नहीं, दूसरा प्लांट बनेगा, बट बन जाता है। तो ये माइक्रो प्रोपगेशन है, यानी छोटे से टुकड़ों से आपने क्या किया, एक पूरा का पूरा प्लांट या बहुत सारे प्लांट, इन अलग अलग टुकड़ों से आप डिफरेंट प्लांट बना सकते हैं। इसको हम किसके लिए करते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, अंदर बनाना के लिए हम करते हैं इसको। ऑर्चिड्स, आपको पता ही होगा, सुंदर फूल होते हैं ऑर्चिड्स के, ट्यूलिप्स, ऑर्चिड्स, तो ये हम फॉरेन से लेकर आ रहे हैं, यानी ज्यादातर ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए माइक्रो प्रोपगेशन ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया आपका माइक्रो प्रोपगेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जो भी है, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्टेजेस हैं वो स्टेजेस क्या हैं? तो स्टेजेस बाकी सारी चीजें आपको पता है, हमने पहले ही कर ली थी, मैं सीधे स्टेजेस की बात कर रही हूँ। इन्वॉल्व, ये क्या इन्वॉल्व करेगा? दी फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट का फॉर्मेशन, समझ रहे हैं? गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बना, गैमेटोजेनेसिस। देन उसके बाद जब गैमेट बन गया उसके बाद सिंगैमी यानी फ्यूजन, सिंगैमी फ्यूजन, बस मैं फ्यूजन लिख रही हूँ, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और थर्ड इज एम्ब्रियोजेनेसिस, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो तो बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तीन चीजें होंगी, तो वो तीन चीजें ये हैं। अब उसके बाद मैं तीन स्टेजेस, अगर मैं लाइफ की स्टेजेस की बात करती हूँ, वो मैं सिर्फ समझा रही हूँ, मैं बताऊंगी, लिखा नहीं हूँ। देखिए तीन स्टेजेस की बात करते हैं अगर हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। द फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज विच इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, ठीक है। जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्शन नहीं होता बट सिर्फ ग्रोथ होगी। सेकंड इज रिप्रोडक्टिव फेज, तो रिप्रोडक्टिव फेज में सिर्फ क्या हो रहा है, मतलब वहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। थर्ड इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको हम बोल रहे हैं सेनेसेंट फेज, जहां हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सीज हो रही हैं, स्लो डाउन हो रही हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली इट लीड्स टू, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए जल्दी। अब देखिए प्लांट्स में मैं तीन चीजें आपको बता रही हूं। प्लांट में एनुअल, बायनियल और पेरिनियल। देखिए अब यहां एनुअल प्लांट क्या होते हैं, वो जो सिर्फ एक ही ग्रोइंग सीजन तक चलते हैं, तो दे कंप्लीट देयर लाइफ ओनली इन वन ग्रोइंग सीजन, ठीक है। और या एक एयर तक आप कह सकते हैं। बायनियल में ये दो ग्रोइंग सीजन, ये दो एयर आप कह सकते हैं कि ये 2 एयर्स लेता है, और पेरिनियल में वो 2 से ज्यादा एयर्स लेता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में बात करते हैं तो क्लियरली डिफरेंशिएटेड वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव फेज, इसमें डिफरेंशिएट होगा रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। बट इन पेरिनियल प्लांट, क्योंकि वो बहुत लंबा चलेगा, अब आपका यही काम तो है नहीं, अब मेरा यही काम तो है नहीं कि हम वहां बैठ के देख रहे हैं कि हाँ इसका भी ये रिप्रोडक्टिव फेज आने वाला है, अच्छा अब आ गया, कब तक चल रहा है, क्या पता, हो सकता है कि हमारी लाइफ कम हो, उस प्लांट की लाइफ ज्यादा हो, तो हम पूरा तो नहीं देख सकते। तो यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएट, यानी ये याद रखिएगा, पेरिनियल प्लांट में हम वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज को डिफरेंशिएट ढंग से नहीं कर सकते। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए बैम्बू और एक स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना विच इज ऑल्सो नोन एज नीला कुरिंजी, ठीक है। बैम्बू की बात करते हैं पहले, यानी बांस क्या करता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, जब वो 50 से 100 साल के बीच का होता है, उस टाइम पे वो क्या करता है, सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन शो करके बहुत सारे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर देता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आप, ये दे फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है, अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार वो फ्लावर करते हैं। तो अराउंड कब, या जनरली कर सकते हैं आप, जनरली कितने से कितने, जनरली 50 to 100 ईयर्स के टाइम पे, उसके बाद वो क्या करते हैं, डेड हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैन दैट दे बिकेम डेड, तो वो आप खुद लिख लीजिएगा। सेकंड इज स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, तो स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना इज ऑल्सो नोन एज नीला करंजी, और ये फ्लावरिंग करता है 12 साल में, ठीक है। तो 12 साल का गैप मतलब ये लेता है, तो फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। अब एक बात समझिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2006 में फ्लावर आया था इसमें, और उसके बाद 2018 में देखा गया, ठीक है, देखे गए, और ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं, तो टूरिस्ट स्पॉट होता है, टूरिस्ट लोग देखने के लिए जाते हैं इसको। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो मुन्नार हिल्स में ये पाया जाता है, फाउंड इन मुन्नार हिल्स, कहाँ,
इन केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो इन केरला याद रखिएगा, कर्नाटका और तमिलनाडु। इससे रिलेटेड एक और चीज आपको याद रखनी है, तमिलनाडु, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और चीज आपको याद रखनी है, इसमें फ्लावरिंग कब आती है, तो सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। तो यहां आपको क्या याद रखना है, सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे यहां फ्लावरिंग आती है। अब 2018 में आ गया, अब फिर 12 साल के बाद आएगा, ठीक है। 12 साल के बाद अब फ्लावरिंग देखने को मिलेगी इसमें। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन के बेसिस में जो एनिमल्स होते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, समझा रही हूँ, सिर्फ इसको लिखा नहीं रही हूँ। देखिए, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन आने पे ही रिप्रोडक्शन शो करते हैं, यानी दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस, दे प्रोड्यूस देयर बेबी इन ए पर्टिकुलर सीजन, ठीक है। तो उनको सीजनल ब्रीडर्स बोलेंगे। मोस्टली ऐसे जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो ऑस्टरस साइकिल दिखाते हैं, यानी दो टाइप की साइकिल होती है फीमेल्स में, एक ऑस्टरस साइकिल, एक मेस्ट्रुअल साइकिल। तो ये ऑस्टरस साइकिल दिखाते हैं। और अगर हम कंटिन्यूअस ब्रीडर्स की बात करते हैं तो वो ऐसे ब्रीडर्स होते हैं जो थ्रू आउट द एयर क्या करेंगे, वो ब्रीडिंग शो कर सकते हैं। तो वो क्या शो करते हैं, क्यों वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो मेस्ट्रुअल साइकिल दिखाते हैं। तो अब मैं आपको सीधे ऑस्ट्रस और मेस्ट्रुअल साइकिल में जो डिफरेंशिएशन है वो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। ये आप याद रखिएगा, खुद ही आप इसको लिख लीजिएगा, कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं। मोस्टली कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में प्राइमेट्स आते हैं और सीजनल ब्रीडर्स में नॉन प्राइमेट्स आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ऑस्ट्रस और मेस्ट्रुअल साइकिल में हम बात करते हैं, सारी चीजें लिखाऊंगी नहीं, कुछ चीजें बोलूंगी भी। ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए यहां क्या होता है, अगर हम ऑस्ट्रस साइकिल में बात करते हैं तो ये शॉर्ट पीरियड होता है इसका, और शॉर्ट पीरियड। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बात करते हैं तो अबाउट 28 डेज की साइकिल, अबाउट 28 डेज, ठीक है। ये हमें पता है। फेजेस की बात कर लेती हूँ मैं, फेजेस बता देती हूँ आपको कि फेजेस कितने होते हैं। तो तीन फेजेस दोनों में होते हैं। तो अगर हम ऑस्ट्रस साइकिल में बात कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, देखिए इसमें तो वैसे सिर्फ एक हीट पीरियड आता है इसमें और एक अनऑस्ट्रस आएगा, अनऑस्ट्रस पीरियड, ठीक है। तो हीट पीरियड वो पीरियड होता है जिस टाइम पे फीमेल रिसीव कर सकती है मेल को। फीमेल रिसीव मेल ओनली इन हीट पीरियड, ठीक है। और अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज एंड सीक्रेटरी फेज। तो इसके तीन फेज हो गए, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव, ये हम थर्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पूरे ढंग से, प्रोलिफेरेटिव फेज एंड सीक्रेटरी फेज, जहां एग को ओवरी से बाहर सीक्रेट कर दिया जाता है, ओवल्यूशन जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम ऑस्ट्रस साइकिल में बात करते हैं तो यहां पे ब्लड नॉट कम फ्रॉम यूट्रस, जबकि यहां हम बात करते हैं तो ब्लड कम फ्रॉम यूट्रस, फिर अगर ऑस्ट्रस में ही बात करते हैं तो पहले तो मेंस्ट्रुअल में आप समझिए, फीमेल रिसीव मेल ऑल द टाइम एक्सेप्ट मेंस्ट्रुअल फेज। जिस टाइम मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है उस टाइम पे नहीं वो रिसीव करेगी। और जो ऑस्ट्रस साइकिल है वहां पे सिर्फ हीट पीरियड में ही वो क्या करेगी, मेल को रिसीव करेगी। उसके बाद जो ये है कि जैसे अगर मैं इसमें शॉर्ट पीरियड मैंने आपको बोला है तो ये शॉर्ट पीरियड कितना हो सकता है, 12 टू 24 आवर्स का ये हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं सीधे बता रही हूँ अब आपको। तो एग्जाम्पल में जो ऑस्ट्रस साइकिल में है उसमें नॉन प्राइमेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे काउ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ठीक है, ईटीसी। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एग्जाम्पल में प्राइमेट्स यानी मंकी हो गया, ह्यूमन हो गया, मंकी, ह्यूमन, ईटीसी, ठीक है, ये चीजें। तो इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके बाद, तो वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही आपका। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी जहां दो काम होते हैं, गैमेट की फॉर्मेशन और गैमेट का फ्यूजन, गैमेट का ट्रांसफर। सेकंड इज रिप्रोडक्टिव फेज जहां पे गैमेट का फ्यूजन होगा, एंड द थर्ड इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज जहां जाइगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि कल ही आपका जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।